नमस्कार, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। आज हम बात करने जा रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर की। दरअसल बीते हफ्ते एक दो नहीं बल्कि 3 बड़े बिल्डर्स पर EDI की रेड पड़ी, जिसमें कई सारे लूप होल्स खुलकर सामने आए। तो आखिर क्या है रियल एस्टेट सेक्टर का नतीजा, और फिर से ये चाहे उसमें WTC हो, भूटानी ग्रुप हो या और भी कुछ ऐसे नाम हैं, तो इसी मुद्दे पर इन सब अब जो रेड पड़ी है, इसके बाद बहुत सारे उनके प्रोजेक्ट्स जो हैं दिल्ली NCR में हैं। तो अब ऐसे में उन निवेशकों का क्या होगा जिन्होंने इन प्रोजेक्ट में अपना पैसा लगा रखा है। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं यूपी रेरा के लीगल एडवाइज़र वेंकट राव जी। सर नमस्कार, आपका TV9 डिजिटल में स्वागत है। सर, जैसा कि आपने सुना होगा कि पिछले हफ्ते WTC हो या भूटानी ग्रुप हो, इन सब पर जो रेड पड़ी है, तो जो प्रोजेक्ट्स हैं इनके, खास करके दिल्ली NCR में इनके करीब आधा दर्जन से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं। तो अब उन प्रोजेक्ट्स में जो जिनका पैसा लगा हुआ है उनका क्या होगा सर, इस पर आप कुछ बताएंगे? देखिए, ईडी रेड जो है एक प्रक्रिया है। जो अगर कोई क्रिमिनलिटी, अगर मनी लॉन्ड्रिंग की अगर कोई बात हो तो वो रेड्स पड़ सकती हैं और उनके आगे उसका कार्रवाई चलेगा। जो भी आगे जो रेस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स वगैरह फाइल होनी वो होंगी। बट उससे कंपनी पे अगर आप कहें, अगर कंपनी फाइनेंशियली अगर स्ट्रांग हो और इंडिपेंडेंटली अगर उनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हों, उस पे यस, क्योंकि दिक्कतें आ जाती हैं और बाकी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज इस तरीके से हो, या इन्वेस्टर निवेशकों का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, इस वजह से दिक्कतें आ सकती है। बट लेकिन अगर ओवरऑल देखेंगे, कंपनी एज सच, उनके प्रोजेक्ट्स एज सच चल सकती हैं और चल रही हैं। जी, तो उनके प्रोजेक्ट्स चलते रहेंगे, क्योंकि उनमें से खास करके WTC की मैं बात करूं तो कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी। तो ऐसे में जैसे आपने बताया कि प्रोजेक्ट्स पे कोई नुकसान नहीं होगा, प्रोजेक्ट्स चलते रहेंगे, तो मतलब निवेशकों का पैसा अभी फिलहाल सेफ दिखाई दे रहा है। मनीष जी देखिए, एक बात इंपॉर्टेंट है कि जब कभी भी ऐसी दिक्कतें आती हैं, उन कंपनीज पे या उनकी मैनेजमेंट पे भी दिक्कतें आ जाती हैं। जी और अगर मान लीजिए कोई अटैचमेंट्स हो जाती हैं या फर्दर काम करने में, और अगर फर्दर सेल्स पे इम्पैक्ट आ सकता है, और इन सब के चलते हुए कंपनियों के दिक्कत जो है बढ़ जाती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि टेक्निकली स्पीकिंग की कोई कंपनी के बंद होने की या इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया में जाने की या इस तरीके की बातें आ सकती है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे, खास करके रियल एस्टेट कंपनीज में, मैं बाकी मैन्युफैक्चरिंग और बड़ी कंपनीज की बात नहीं कर रहा, खास करके रियल एस्टेट कंपनीज में, क्योंकि लगातार इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट्स रहती है और कहीं कहीं जगहों पे कुछ उनके कमिटमेंट्स पीरियोडिक रहती हैं, उनमें दिक्कतें आने की संभावना होती है। तो काफी लोग इन्वेस्टमेंट्स फर्दर करना मुश्किल करते हैं, तो कैश फ्लो की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और फर्दर दिक्कतें आती हैं। तो वो एक पीरियड है, वो अगर कंपनी स्ट्रांग है और कोई ऐसा बात हुआ नहीं है, तो जरूर आगे सेफ है पैसा। सर, मेरा एक सवाल है कि जैसा कि आपने देखा होगा, कोविड से पहले चाहे वो आम्रपाली हो, सुपरटेक हो या बड़े कई बिल्डर्स जिनके दिल्ली NCR में करीब करीब हर जगह प्रोजेक्ट चल रहे थे, और धीरे धीरे एक एक करके सब डिफ़ॉल्ट होते चले गए। ऐसे में करोड़ों निवेशकों का पैसा फंसा। खास करो आप यूपी रेरा को देख रहे हैं, तो रेरा के आने से सर कितना बदलाव आया है इस सेक्टर में, मतलब कितना कुछ पारदर्शी हुआ है, क्या बदला है, इसको मैं आप यूपी बेहतर तरीके से बता सकते हैं। एडवाइजर हूँ। एडवाइजरी रोल पे देखिए, मैं एक लॉ फर्म्स करके एक फर्म चलाते हैं। हम लोग एडवाइस देते हैं, इंक्लूडिंग लेपर हमारे क्लाइंट है और एडवाइस देते रहते हैं। आपको ये बात रखना है कि जब से 2017 में ये एक्ट आया और स्ट्रांगली इंप्लीमेंट होना शुरू हुआ, एक जरूर एक ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, लोगों को इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी बढ़ी है। पहले देखिए, एकदम बिल्कुल लोगों ने, एक समय ऐसा आ गया था कि कोई कंस्ट्रक्शन लिंक प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। अब क्योंकि रेरा का एक प्रोसेस है जिसके जरिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ता है और उसके बाद ही आप अपना प्रोजेक्ट्स बेच सकते हैं, और उसमें 70-30% का एक तरीके से प्रोजेक्ट में 70% वापस कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है और परसेंटेज कंप्लीशन के बेसिस पे ही पैसा निकाल सकते हैं। तो इस तरीके की एक डिसिप्लिन आने की वजह से एक कॉन्फिडेंस लेवल जरूर वापस आया है। हाँ, आप जो बात कर रहे हैं पुराने कंपनीज की या पुराने लेगेसी प्रोजेक्ट्स की, उनमें जरूर दिक्कतें रही हैं, क्योंकि उनकी मैं कहूँ कैनवस बड़ा था। मैं कहूँ उनमें कई तरीके के प्रोजेक्ट के ऑलरेडी प्रॉब्लम्स चल रहे थे और ओवर एक्सपोजर भी था। उनके चलते पर्टिकुलर कंपनीज में कोई अगर प्रॉब्लम आई हो तो वो मैटर्स उस तरीके से सुलटाए जा रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर इम्प्रूवमेंट देखेंगे तो जरूर काफी आपको दिखता है कि लोग वापस इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, और प्रोजेक्ट्स भी आज और प्रमोटर्स भी आज एक डिसिप्लिन में लेके काम करना चाह रहे हैं।
जी सर, जैसा कि सर आपने कहा, तो पहले आपने देखा होगा कि नोटबंदी से पहले की बात करूं और उसके बाद कोविड से ही पहले की बात करूं, तो इन दोनों जो टेन्योर था, उस टेन्योर में रियल एस्टेट में काफ़ी बूम आया था और फिर बीच में अचानक से थोड़ी गिरावट आ गई थी। उसके बाद अब देखा जा रहा है कि फिर से, स्पेशली दिल्ली एनसीआर की बात करूं, तो 2 BHK का जो मकान है वो 1.5 करोड़, सवा करोड़ से कम कहीं अवेलेबल नहीं है। तो जैसे शेयर मार्केट ओवर वैल्यूड हो चुका था, अब वो एक लेवल पे आ गया है। तो क्या आपको लगता है कि ये रियल एस्टेट सेक्टर भी ओवर वैल्यूड चल रहा है ये अभी? देखिए, जरूर देखिए, एक एक बात तो ये नहीं, देखिए, सबसे मैं एडवोकेट हूँ, रियल एस्टेट कंसल्टेंट नहीं हूँ, तो उस बारे में मुझे खास कहना ठीक नहीं है। बट हाँ, ये एक बात जरूर है कि हम दो देखते हैं मार्केट्स में रेट्स जिस तरीके से बढ़े हैं ओवर द पीरियड, एक फियर जरूर है कि इतना सस्टेनेबल है क्या, इतना इतना डिमांड। आप जैसे कह रहे हैं 1.5 करोड़ का फ्लैट अगर मतलब 2 बेडरूम फ्लैट अगर 1.5 करोड़ का है, तो ये जरूर एक आउट ऑफ रीच नजर आता है और आम आदमी की पहुंच से तो जरूर एक बाहर की बात लगती है। जी सर। सर अगर बात करें भूटानी ग्रुप की, तो भूटानी ग्रुप की जो मतलब मीडिया रिपोर्ट्स जो आई जब ईडी के रेड पड़ी, तो उसमें बताया गया कि इसमें करीब करीब 3500 करोड़ जुटाई गई रकम, और उन रकम में जिन्होंने भी इस प्रोजेक्ट में पैसे लगाए थे उनकी रकम थी। वहीं सिंगापुर में कंपनी अपने 1500 करोड़ का एक प्रोजेक्ट बनाती है। तो ऐसे में आपको लगता नहीं है कि ये उन निवेशकों के साथ एक तरह से छल है? मतलब कि एक तरफ तो आपको क्योंकि गड़बड़ी हो रही है, तो आपको पहले से अंदेशा देखिए, होगा। कोई स्पेसिफिक कंपनी के बारे में और उसके जांच पड़ताल के बारे में जी। और जो न्यूज़ रिपोर्ट्स को लेकर हम कोई कमेंट करना वो उचित नहीं है। जी। जरूर है कि अगर कोई एक्शन हो रहा है एनफोर्समेंट एजेंसी से और कुछ उसमें निकलता है, उसका जरूर मेरा मानना है कि वो लॉ अपना कोर्स लेगा और जरूर अपना जो भी उसमें प्रक्रिया रहेगी वो आगे बढ़ेगी। बट हाँ, निवेशकों ने जो पैसा लगाया है चाहे किसी भी कंपनी में हो, उसको एक मॉनिटरिंग जरूर कर लेना चाहिए, उनको पीरियोडिकली देखना चाहिए, रेपुटेशन देखनी चाहिए और प्रोजेक्ट्स में पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, क्या प्रोग्रेस हो रहा है। निवेशक को एक सतर्क रहने का समय जरूर है। वो जी। आपको, अगर आपने कोई भी चीज लेते हो, खरीदते हो, तो उसमें अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो साफ थोड़ा दिक्कत तो रहता है। जी सर, एज ए लीगल एडवाइज़र मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि किस तरह की लीगलिटीज़ का सामना करना पड़ता है अगर आपने मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है और किसी वायलेशन रूल को वायलेट किया है, तो आप किस तरह के लीगलिटी एक्शंस में फंस सकते हैं और कब एक प्रोजेक्ट जो मतलब होल्ड पे चला जाता है? मैं आम जनता के लिए जानने के लिए देखिए, हाथ से पूछ रहा हूँ। इनवेरिएबली क्या होता है कि एक तो पैसा लगाने से पहले आपको पूरी तरह जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए कि प्रोजेक्ट का और डेवलपर का क्या रेपुटेशन है। मियरली एक रियल एस्टेट एजेंट या एडवाइजर की बात सुन के ना बढ़े। आप पूर्णतः अपना, अगर मान लीजिए रियल एस्टेट कम वो प्रोजेक्ट अगर रजिस्टर्ड है रेरा में, आपको डॉक्यूमेंटेशन सारा वहाँ पे रेरा से अवेलेबल रहेगा। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी कि जो डेवलपमेंट अथॉरिटी ने वो अप्रूवल्स वगैरह दी हैं वो भी आप एक बार जांच पड़ताल कर लीजिएगा। आज के तारीख में एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट है जो नोटिफाइड है, उसके उसके दायरे से बाहर नहीं जा सकता बिल्डर, तो आप वो एंटर करिए। और आपका जो पैसा लग रहा है तो पीरियोडिक जो है इन लोगों को, जितने भी प्रमोटर है उनको अपना प्रोग्रेस जो है वो फाइल करना पड़ता है रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट के तहत रेरा में। तो वो आप जरूर देखें और प्रोजेक्ट साइट पे जाके जरूर देखें कितना प्रोग्रेस है। और मैं ये कहूँगा कि आप एक जरूरी बात ये रहती है कि एक प्रोजेक्ट, एक डेवलपर की कैपेसिटी कितनी लगती है कि जो इतने सारे प्रोजेक्ट ले ले, उस पर जरूर जी। ध्यान दें। मियर एडवर्टाइजमेंट्स और मियरली एक सुनी सुनाए बातों पे ना जाए तो इन्वेस्टर काफी प्रोटेक्टेड रहता है। जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा, और इसी के लिए एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कहीं, जिसमें बताया गया कि रीसेल वैल्यू मतलब जो रीसेल मार्केट है उसकी डिमांड इधर बढ़ी है। तो क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट्स अटक रहे हैं या कभी ईडी के छापे पड़ रहे हैं या कोई एनसीएलटी में चला जा रहा है, तो लोगों का भरोसा थोड़ा सा तो हिला है। तो ऐसे में क्या रीसेल वैल्यू की मार्केट जो डिमांड बढ़ी है, ये क्या उसी का कारण है? देखिए, इसका जो मेरी नॉलेज ऑफ रियल एस्टेट मार्केट, इसके दो कारण हैं। एक तो जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स हैं यानी कि जो नए प्रोजेक्ट्स, उसके रेट्स इतने हीटअप हो गए हैं कि जी। वो एक एक अनसर्टेनिटी लाती है लोगों में। जी। हालांकि
काफी हद तक जो है ना कुछ स्पेकुलेटिव डिमांड जरूर लग रहा है, जो कि लोग ये सोचते हैं कि शॉर्ट टर्म में रेट बढ़ रहा है तो मैं और लगा लूं। वो स्पेकुलेटिव डिमांड सस्टेनेबल नहीं है। वो जरूर एक मॉडरेशन लेवल पे आने की जरूरत है और मेरे ख्याल से वो अपने आप मार्केट करेक्ट कर लेगा। अब बात आती है रीसेल वैल्यू, क्योंकि रीसेल में एक तो दो रिस्क आपके खत्म हो जाते हैं। एक, आपका कंस्ट्रक्शन रिस्क खत्म हो जाता है, जी। यानी कि वो प्रोजेक्ट कंप्लीटेड हो और हम्म। यूनिट कंप्लीटेड है तो आपके सामने वो प्रोजेक्ट नजर आ रहा है या यूनिट नजर आ रहा है तो आप उसको ले सकते हो। जी। दूसरी बात ये रहती है कि क्योंकि रीसेल में अपफ्रंट पैसा ज्यादा लगता है, जी। तो आपको जिस तरीके से रेट बढ़े हैं उसके चलते ये एक वायबल ऑप्शन लगता है, छोटा ही जी। सही कंप्लीटेड प्रोजेक्ट लेना। एक रिस्क फैक्टर्स जो है वो एलिमिनेट हो जाती है। जी सर। सर एक मेरा सवाल है रेरा को लेकर। अगर मैं जैसे आम निवेशक हूं या आम मुझे एक घर खरीदना है और मुझे रेरा से जानकारी जुटानी है कि इस बिल्डर का कैसे क्या है, या फिर यूपी रेरा में देखना हो, एनसीआर की बात कर रहा हूं मैं, तो मैं उसको कैसे देख सकता हूं एक आम निवेशक? नहीं, आप अपना यूपी रेरा का अपना वेबसाइट है, उसमें जी। आप प्रोजेक्ट के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। जी। उसमें फैसिलिटी दिया हुआ है और प्रमोटर के नाम से भी सर्च कर सकते हैं और प्रमोटर का जाके उसके कितने प्रोजेक्ट से देख के उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जाके सारे इंफॉर्मेशन आपको अपफ्रंट नजर आती है कि कितना निवेश मतलब जो है की जरूरत है, वो प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है, अप्रूवल सारे आपको अपफ्रंट नजर आते हैं, उनको देख लें। और जरूरत पड़े तो एक रीजनेबल लीगल एडवाइस लेके, क्योंकि आप इतना बड़ा निवेश करते हैं, अक्सर आप एक ब्रोकर पे आप, सॉरी टू यूज द वर्ड, रियल एस्टेट एजेंट्स पे आप रिलायबिलिटी लेके चलिए। वो रियल एस्टेट एजेंट क्या रजिस्टर्ड है नहीं है, हो सकता है जरूरत पड़े तो कोई लीगल एडवाइस लेनी हो तो वो ले, उसके बाद ही आप निवेश करें। जी सर, जैसे कि हमारे पास कुछ निवेशकों के सवाल भी आ रहे हैं, उनका सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। एक हमारे निवेशक हैं, उनका सवाल है कि यूपी रेरा में हमने रजिस्टर्ड किया, वहाँ हमें बताया गया कि किसी अमूमन प्रोजेक्ट में इतना पैसा आपका लगा था, वो रिटर्न आएगा, लेकिन वो पैसा उनका अभी तक आया नहीं। तो वो समझ नहीं पा रहे हैं कि अब का स्टेटस मैं कैसे चेक करूँ, कि इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा? नहीं, अगर देखिए आपने किसी रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट में आपने पैसा लगा रखा है, जी। तो बिल्डर अगर आपको दे नहीं रहा है तो आप नेचुरली एक कंप्लेंट फाइल करेंगे रेरा में, और रेरा अपना एक प्रक्रिया के तहत उससे जवाब मांग के उसके बाद एक ऑर्डर पास करता है। वो ऑर्डर के तहत उसको एक समय के अंदर वो पैसा वापस करना होता है प्रमोटर को। अगर नहीं करता है तो वो प्रक्रिया आगे बढ़ के एग्जीक्यूशन आपको फाइल करनी पड़ती है रेरा के सामने ही। जी। रेरा अपने आप रिकवरी सर्टिफिकेट इशू करके वो डीएम को भेज देता है, उस प्रक्रिया में से पैसे कलेक्ट करके आपको देता है। जी तो सर, ये प्रक्रिया है, अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है तो जरूर आप पहले प्रमोटर को लिखिए, और नहीं तो कंप्लेंट आपको जो भी है करना पड़ेगा। सर अगर ऑर्डर मिलने के बाद भी कोई सुनवाई ना हो, फिर तो क्या करना चाहिए? नहीं, ऑर्डर मिलने के बाद मैंने जैसे कहा कि एग्जीक्यूशन एक प्रक्रिया है जिसमें आपको एग्जीक्यूशन डालनी पड़ती है। जी। उसमें अपने आप रेरा एक आरसी इशू करके डीएम को इंस्ट्रक्शंस देती हैं कि वो रिकवर करके पैसा दे। उसको फॉलो अप करना पड़ता है डीएम ऑफिस से और रेरा से। और रेरा खुद एक स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करती है इस चीज़ों का, तो काफ़ी रिकवरीज होती हैं। बट हाँ, क्योंकि प्रॉब्लम्स काफ़ी सब्सटैंशियल है तो जो सक्सेस है वो थोड़ा कम दिखता है। सर ये क्या ऑनलाइन चेक किया जा सकता है कि मेरा क्या स्टेटस है, नहीं है? बिल्कुल, अगर आपने एग्जीक्यूशन डाल दिया तो आपको ऑनलाइन इंफॉर्मेशन अपने लॉगिन के थ्रू मिल जाता है। मतलब लॉगिन कीजिए और अपने ऑनलाइन स्टेटस आप देख सकते हैं कि अभी हाँ, मेरा मतलब स्टेटस आपका क्या है। अगर हाँ एग्जीक्यूशन है तो क्या हुआ, ऑर्डर कहाँ तली का, क्या वो रेफरेंस हुई है डीएम को, तो डीएम को हुई है तो किस डीएम को हुई है, तो आप वो इन्फॉर्मेशन लेके डीएम में फॉलो अप कर सकते हैं। जी सर, मेरा एक सवाल है कि जैसे बैंकिंग रेगुलेशन है, आरबीआई है, जब कोई बैंक डूबता है तो आरबीआई उसको छानबीन करती है, वायलेशन करती है। वैसे ही रियल एस्टेट में भी रेगुलेटर आ चुके हैं, रेगुलेटर है। तो क्या रियल एस्टेट में, जैसे एनबीसीसी का ही मैं एग्जांपल दूं, कि जो भी मतलब अनकम्प्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं उनको एनबीसीसी ने बहुत तेज़ी से काम किया है और अभी भी कर रही है, तो ऐसे क्या सर एक रेगुलेटर, आपको नहीं लगता कि एक ऐसा कठोर रेगुलेटर होना चाहिए, जस्ट लाइक सेबी, जस्ट लाइक आरबीआई, जो मतलब तुरंत कदम उठाए? देखिए, एक बात होती है कि यहाँ काफी सारे प्रमोटर्स होते हैं। ये प्रक्रिया या ये जो रेरा जो लॉ बनी है वो एक बिजनेसेस को एक जोड़ के काम करने की कोशिश करी जा रही है। इसमें जरूर रेगुलेटर अपने पास ये पावर्स रखता है कि सेक्शन 8 में जाके वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कोई रोड मैप बना सकता है। उस समय जरूर कलेक्शंस जो है वो डायरेक्टली एक पर्टिकुलर एस्क्रो अकाउंट में लाके वो पैसा प्रोजेक्ट पे लग सकता है। बट वो प्रक्रिया क्योंकि काफी हद तक प्रमोटर्स अपने आप करें तो एक पीरियोडिक मॉनिटरिंग जरूर होती है। लेकिन
अगर आप कहें कि इसमें खास करके यूपी में कहें या कहाँ कितना काम हो रहा है, तो वो एक चर्चा का विषय है, वो बहुत समय लगेगा उसमें। जी बट जरूर बात है कि कोशिश की जा सकती है कि जो प्रोजेक्ट स्टक है, बिल्कुल जी रिजिडिटी को छोड़ के उनको काम आगे बढ़ाया जा सकता है। जी सर, क्योंकि हमारे पास TV9 पे अक्सर ऐसे सवाल आते रहते हैं, कभी खास करके मतलब गाज़ियाबाद NCR के सवाल ज़्यादा होते हैं कि हमने भाई प्रोजेक्ट लिया था 5 साल पहले और 5 साल से हम EMI भी पे कर रहे हैं, उसके बाद मतलब लंबी लड़ाई चल रही है बिल्डर्स के साथ, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, रेरा भी गया उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो ऐसे में बेचारा एक आम निवेशक जो कि अपना किराया भी दे रहा है और EMI भी चुका रहा है, तो वो करे तो क्या करे, मतलब वो तो फंस गया ना बुरी तरह से। देखिए, मैंने कहा मनीष जी, यूपी रेरा एक प्रक्रिया में अपना एक देखिए एक कंप्लेंट के प्रोसेस लगा रखा है, उसके जरिए आप अप्रोच करेंगे। हम एज लीगल एडवाइजर्स, चाहे यूपी रेरा हो चाहे किसी और, जब कभी भी उनके यहाँ से कोई क्वेरी आती है, कोई ओपिनियन सीख करते हैं, हम जरूर प्रोवाइड करते हैं। और कई सालों से हमने एक कोशिश ये की गई है पिछले समय से कि कोई प्रोजेक्ट्स अगर कंप्लीट हो सके तो उसमें कोई मॉडल बन सकता है, तो वो भी हमने एडवाइस करके की है। बाकी अथॉरिटीज किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रही हैं, कि क्या दिक्कतों का सामना आ रहा है, वो मेरे ख्याल से अथॉरिटीज अंडरस्टैंड इट बेटर एंड दे आर ट्राइंग टू डू देयर बेस्ट। वो करते ही हैं, बट आगे हर एक इंडिविजुअल मैटर्स में आपके पास कंप्लेंट का ही प्रक्रिया है, वही आपको अपनाना पड़ेगा। जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा, कंप्लेन करेंगे तभी बात आगे बढ़ेगी। तो सर इसमें एक सवाल और आके निकल रहा है कि जैसे मान लीजिए मैंने कंप्लेन किया, कंप्लेन की कोई सुनवाई नहीं हुई, तो हमें वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। नहीं नहीं मनीष जी, ऐसा है नहीं, क्योंकि जी कंप्लेंट जो है वो एक रजिस्टर्ड पोर्टल पे होती है। जी उसका एक कोर्ट की तरह आप यूपी रेरा टाइम देता है और बाकायदा सुनवाइयां होती हैं। ऐसा नहीं है कि सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि जी वो एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी की तरह फंक्शन करता है। ऐसा होता ही नहीं है कि कोई आउटकम ना आए, कोई जजमेंट ना आए, ऐसा होता नहीं है। जी सर। सर एक चीज़ आपने आपसे और क्लियर। प्रोसेस नहीं फॉलो किया तो आई मीन आपको, वो मैंने जैसे कहा कि वो प्रोसेस आपको फॉलो करना जी, जरूरी है, और आप मतलब उस प्रोसेस राइट्स में आपको जाना ही पड़ेगा तभी आगे कुछ सुनवाई हो पाएगी। नेचुरली एक आपको राइट। एक ऑनलाइन, वो भी प्रोसेस काफी सिंप्लीफाइड है, ऐसा जी कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, लेकिन कंप्लेंट आपको ऑनलाइन करनी पड़ेगी। जी तो जी सर, थोड़ा एक आम निवेशक के लिहाज से मैं उनको जानने के लिए आपसे पूछ रहा हूँ कि ये NCLT और NBCC सबसे ज़्यादा नाम अभी रियल एस्टेट सेक्टर में सुनने को मिलते हैं, जो कि पब्लिक कंफ्यूज हो जाती है। अगर मान लीजिए मैं किसी आम खरीदार को बताऊं कि आपका जो बिल्डर है वो NCLT में चला गया, तो वो उसको लगता है मुझे सदमा लग गया, मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गया हूँ कि ये क्या हुआ भाई, NCLT में क्या भला है। तो थोड़ा इसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे हमारे दर्शकों के लिए। एक NCLT जो है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, जो एक क्वासी जुडिशियल, आई मीन एक जुडिशियल बॉडी है, जो कंपनीज एक्ट और इन IBC, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के तहत एक सेपरेट एक्ट है, जिसके तहत कभी भी कोई कंपनी प्रॉब्लम्स में आती है, तो जो डेट जो मतलब लेनदार है, वो एक केस फाइल कर सकते हैं NCLT में, एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कि ये कंपनी हमारे जो लोन्स है वो पे नहीं कर पा रही है, तो आप इसका एक रेजोल्यूशन प्रोसेस में इसको लेके आइए, ताकि पुराना मैनेजमेंट ये काम नहीं कर पा रहा है, एक कोर्ट अपॉइंटेड IRP यानी कि इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट कीजिए। वो आगे इसका एक रोड मैप बनाएगा, इसमें ये तय करेगा कि किस तरीके से ये कंपनी आगे बढ़ सकती है। अब आप अक्सर NCLT सुनते हैं तो वो इसलिए जी होता है कि कहीं ना कहीं कोई रियल एस्टेट कंपनी की बात करें हम, जी कोई डिफॉल्ट होता है, तो इवन होम बायर्स भी, यानी कि जितने भी निवेशक हैं, वो भी एक 100 से ज्यादा या 10% उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ज्यादा एकजुट होके एक एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं सेक्शन 7 में और NCLT में। NCLT एक कोर्ट मान के चलिएगा, वो कोर्ट देखता है कि क्या ये एप्लीकेशन में वाकई में डिफॉल्ट हुआ है, तो वो उस कंपनी को एक प्रक्रिया में एक पर्टिकुलर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को सौंप देता है उस कंपनी को, और कहता है कि आप इसका एक रेजोल्यूशन प्लान के लिए आप इनवाइट कीजिए दूसरे लोगों को। तो दूसरा कोई और मैनेजमेंट आके या कोई लार्ज इन्वेस्टर आके उसमें पैसा लगा के उस कंपनी को आगे बढ़ाए, और ये जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बायर्स हैं, उनको अपने घर दे सकें
उसका एक रोड मैप बनाए, या कोई भी और किसी भी तरीके का निवेशक हो या कोई लेंडर हो, उसका पैसा कैसे दे सकते हैं, क्या प्लान हो सकता है, वो इनवाइट करके उसके जरिए आगे बढ़ती है। तो इसका सर इसका मतलब ये कोई नहीं है कि टाइम फ्रेम भी कंपनी होता है खत्म हो क्या? गया है। हाँ जी, सर इसका कोई टाइम फ्रेम होता है? करेक्ट, 330 डेज का टाइम फ्रेम होता है। तो उसके अंदर अंदर इसका रेजोल्यूशन प्लान कंप्लीट होना है। अब अक्सर होता क्या है कि समय इतना लग गया है, क्योंकि कई तरीके के एप्लीकेशंस लगते हैं, कई तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं जी रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव होने में या इंसॉल्वेंसी एडमिट होने में, अक्सर एडमिट होने के बाद आगे बढ़ने में। तो इसलिए लोगों को ये लगता है कि ये कंपनी चलने वाली है, दिवालिया घोषित हो गई है। ऐसा नहीं है, दिवालिया घोषित नहीं हुआ है, दिक्कतें हैं, उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। अगर कोई और बिडर उसमें आके उसको ले लेता है, कंपनी को जरूर आगे बढ़ती है। आपके सामने जेपी जैसा बहान जी बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है, जिसमें कंपनी किसी और ने लिया, उसको बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जी और वो जितने भी निवेशक, मेरे ख्याल से 30,000 के करीब निवेशक थे उसमें, उन सबको घर मिलने की, एक प्रोग्राम के अंदर मिलने की संभावना है। हाँ, समय लगा है, 6 साल 8 साल जो भी समय लगा है, लेकिन जी एक कंपनी ऐसा नहीं है कि बंद हो गया है। जी सर, ये तो एनसीएलटी की बात हुई, थोड़ी एनबीसीसी के बारे में भी बता दीजिए, क्योंकि ये भी लोगों के मन में अक्सर सवाल रहता है। देखिए, एनबीसीसी एक एक कॉरपोरेशन है, जी वो गवर्नमेंट का कॉरपोरेशन है, जो कि एक पीएसयू कहा जाता है। जी वो अपना बिल्डिंग्स वगैरह बनाती है, रेजिडेंशियल भी बनाती है, कमर्शियल भी बनाती है, सरकार के लिए बनाती है एक तरीके से, और अपना प्राइवेट एक्वायर करके भी वो लोग बनाते हैं। वो एक मान के चलिए अलग कंपनी है, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट कंपनी है जिसमें गवर्नमेंट जी का स्टेक ज्यादा है, जी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। तो अक्सर एक उनकी जितनी लार्ज स्केल डेवलपमेंट्स हैं, तो अक्सर जब कभी भी ये प्रोजेक्ट्स, खास करके अम्रपाली जब स्टकअप हो गया था, तो एनबीसीसी को इनवाइट किया गया था कि वो प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाए, जी क्योंकि गवर्नमेंट उसमें एक तरीके से इन्वेस्ट इन्वॉल्व है। होल्डिंग है। तो वो एक तरीके से लोगों को ये विश्वास था कि गवर्नमेंट ही एक तरीके से ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगा, लेकिन जी वो भी एक कॉरपोरेशन है, वो अपना फंड्स अरेंज करता है, या उस अम्रपाली से पैसा लेता है और लेके अपना कंप्लीट प्रोजेक्ट करके देता है। जी सर, तो आपको क्या लगता है सर, इन सब जो सरकार ने जो ये प्रावधान किए हैं, इनका कुछ फ़ायदा देखने को मिला है रियल एस्टेट सेक्टर पे? ये आपके सामने है, जी जेपी आपके लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, आप अम्रपाली देखिए, वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जी आप क्योंकि ओवर द इयर्स आप इतना आपने लेगेसी क्रिएट कर लिया आपने, और निवेशक भी देखिए शॉर्ट टर्म गेन में काफी लोगों ने इन्वेस्ट जी कर दिया, सोचा ये कि मैं बहुत जल्दी से अमीर बन जाऊं, तो वो भी एक तकलीफ रही है। विद ड्यू रेस्पेक्ट, मैं सारे आम जनता के साथ हूं, ऐसा सभी नहीं है, लेकिन इसमें इन्वेस्टर्स का भी गेम रहा है। तो काफी हद तक प्रोजेक्ट्स में, और एक जो हीटअप हुआ है उसमें सबने, हम सभी ने मतलब जी एक तरीके से इन्वेस्ट किया है। तो वो एक लेगेसी इश्यूज हैं जिसके वजह से अभी भी हम इनको जूझ ही रहे हैं इन प्रॉब्लम से। जी सर, एक बात पूछना चाहूँगा कि एक मतलब नॉर्मल इन्वेस्टर को प्रोजेक्ट लेने से पहले क्या क्या सोचना चाहिए, क्या देखना चाहिए? जैसे मैंने कहा था कि एक तो पहले आप उनकी जमीन और उनका रेपुटेशन, जो भी बिल्डर है, उसको जरूर आप पूर्णतः जांच पड़ताल कर लें, ताकि आपको ये पता चले कि इन्होंने कितने प्रोजेक्ट बनाए और कितने इन्होंने डिलीवर किए हैं अब तक। जब आपके पास वो नॉलेज है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन उसने सबमिट किया है, यानी कि उसके पास लैंड ओन्ड है नहीं है, अथॉरिटी से लिया हुआ जमीन है, उसमें कितना बकाया है, क्या पूर्ण पेमेंट पूरी हो गई है लैंड पे। उसके बाद आते हैं अप्रूवल्स, सारे अप्रूवल्स यानी कि बिल्डिंग प्लान्स अप्रूव्ड है या नहीं है। और फिर उसके पास बात आती है बात कि उसने रेरा रजिस्ट्रेशन कराया है, तो कितने कितने उसके प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, उसमें ये भी इंफॉर्मेशन मिलता है कितने उसके ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें उसने डिले किया है। इन सब चीजों से आपको ये पता चलता है कि के प्रोजेक्ट में कितने समय के अंदर उसने डिलीवर किया है, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आती है, और फिर आप एक कॉन्शियस डिसीजन ले पाएंगे। जी सर, मेरा एक सवाल और है कि ये कोई भी प्रोजेक्ट एनसीएलटी में कब जाता है, मतलब कब ऐसा लगता है कि अब ये प्रोजेक्ट एनसीएलटी में चला जाएगा? मतलब कुछ नॉर्म्स होते होंगे, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, कुछ नॉर्म्स होते होंगे या फिर कुछ वायलेशंस की पॉलिसी होती होगी? नॉर्म्स ये है कि जब रिपेमेंट ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, यानी कि जो देनदार, जो जिनसे आपने लोन लिया हुआ है, चाहे इवन फाइनेंशियल क्रेडिटर्स भी है, जी जो होम बायर्स भी हैं,
1 करोड़ से ज्यादा अगर मान लीजिए कोई डिफॉल्ट में रह गया हो पेमेंट, जी उस समय वो जो लेंडर है वो दाखिल कर सकता है एप्लीकेशन एनसीएलटी के सामने कि ये मेरा लोन डिफॉल्ट में आ गया है। तो ये बात तो एक संकेत जो है इस तरीके के, आपको जब कभी आप कंसिस्टेंटली अगर डेवलपर को, बिल्डर को आप फॉलो करते रहें तो इंडिकेशंस आपको आ जाती हैं कि क्या कहीं प्रोजेक्ट्स रुक गई हैं या कहीं स्लो डाउन है उनके कंस्ट्रक्शन में, या कहीं कोई और बात तो नहीं है, कहीं कोई और डिफॉल्ट्स तो नहीं हो रही है। इंडिकेशंस आपको पहले ही पता चलती हैं, बट वो सब लीगली मैंने जैसे कहा 1 करोड़ से अबव अगर जी मान लीजिए डिफॉल्ट है तो वो तब जा सकता है। जी। मतलब जैसे कि शेयर बाजार में इंडिकेशन देने लगता है कि अब ये मतलब मार्केट डाउन होने वाला है, तो इसी तरह आपने जैसे बताया कि सब जगह हर जगह संकेत मिलते हैं, बस आपको पहचानने के लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा कि कहाँ क्या है। तो जी सर, आपके साथ मतलब मुझे लगता है कि दर्शकों के काफ़ी सवाल के जवाब मिले होंगे आपसे। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद टीवी 9 से जुड़ने के लिए। ऐसे ही और सवालों के लिए हम आपको फिर से तंग करते रहेंगे। जी सर, थैंक यू मनीष, थैंक यू सो मच। जी, तो ये देखा आपने, यूपी रेरा के लीगल एडवाइज़र बता रहे थे कि जिस तरह कोई निवेशक, चाहे आप शेयर मार्केट में निवेश करो, सोना चांदी में निवेश करें या रियल एस्टेट में निवेश करें या अपने सपनों के आशियाना को, मेहनत की कमाई को ऐसे जाया ना जाने दें, क्योंकि जो टेक्निकलिटीज़ है वो तो होती रहेगी, लेकिन सबसे पहले आपको जागरूक रहना पड़ेगा, क्योंकि आपका पैसा है, आपकी मेहनत की कमाई है। तो आपको देखना पड़ेगा कि इस पैसे को जो आपने लगाया है वो कहाँ लगाया है और इसका क्या हो रहा है। तो इसलिए आप समय समय पर जागरूक रह के ही, क्योंकि हर चीज़ आजकल ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कुछ भी आपको दिक्कत हो तो। बाकी कोई भी समस्या हो तो आपसे आपकी जेब की जुड़ी जानकारी देने के लिए हम टीवी 9 के माध्यम से समय समय पर आपको बताते रहते हैं। जी नमस्कार, धन्यवाद।